जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 4, भारतीय संविधान का लेक्चर नंबर 4। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 4। हमने अपने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ रखा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का विशेष अधिनियम, 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट। याद है ना आप सबको? बोलो। आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? सभी लोग बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इतना हमने पढ़ रखा है। अच्छा, अगर कुछ पूछे तो बता सकते हैं? ठीक है, आप बताइए। 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट के बारे में बताइए। 1793 बताइए। सर ये था कि बोर्ड ऑफ द कंट्रोल जो है भारत राजस्व के वेतन से कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। आप दूसरा था हम्म इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अनुमति सरकार से। आप बताइए। 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट 20 वर्ष है तो बढ़ा दिया गया। और ब्रिटेन से व्यापार कर सके। और क्या तीन ही था? तो तीनों पॉइंट आपने बताया ही नहीं। बढ़िया सुनो, हमने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका? 20 वर्षों के लिए 20 वर्ष हेतु एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। और दूसरा भारतीय राजस्व से कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। और तीसरा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के सरकार की क्या विरोध करने लगे कि हमको भी देखो, तीसरा पॉइंट क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान किया गया, है ना? तो ये 3 पॉइंट हो गया था, ठीक है? अच्छा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हमारा आज टॉपिक है 1813 का द्वितीय चार्टर एक्ट। 1813 का द्वितीय चार्टर एक्ट। द्वितीय चार्टर एक्ट (1813) का द्वितीय चार्टर एक्ट। आइए इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने क्या बताया था? 1793 में क्या हुआ? विरोध वगैरह तो हो रहा था। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्राप्त है। अर्थात क्या? अगर ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे तो किसी व्यापारियों को भारत में इनवाइट कर सकती है व्यापार करने हेतु, है ना? बात समझ में आया? अब क्या हुआ? 20 वर्ष बीत गए थे। व्यापारी जो है बोल रहे नहीं, मुझे एकाधिकार चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी होती कौन है वो मुझे अधिकार देगी कि तुम भारत में व्यापार करो नहीं करो? समझे कि नहीं? तो क्या हो गया? तो ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि भाई साहब, अब हम जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। समझ आ रहा है? जनता बहुत समझदार हो चुकी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका व्यापारिक अधिकार क्या किया? समाप्त कर दिया। अधिकार समाप्त कर दिया। किंतु उसका जो है चीन के साथ व्यापार, चीन का व्यापार और चाय का व्यापार, चाय का व्यापार बने रहने दिया। व्यापार बने रहने दिया। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्यापारिक अधिकार तो समाप्त कर दिया गया, किंतु कहा कि आप चीन के साथ व्यापार कर सकते हैं
और जानते हैं चीन के साथ किसका व्यापार होता था? नहीं, चीन के साथ क्या होता था, जैसे अंग्रेज क्या करते थे, भारत में अफीम जो है बोवाते थे, उगवाते थे, और उसी अफीम को कहाँ बेचते थे? चीन में बेच देते थे। समझे कि नहीं? यहाँ उगवाते थे और बेचते कहाँ थे? चीन में। ठीक, तो चीन का व्यापार क्या था? अफीम, ये जो है बना रहा है, और चाय का व्यापार तो है ही। ठीक, कोई दिक्कत इसमें है? बताइएगा अगर कोई दिक्कत होगा तो। नेक्स्ट पॉइंट इधर समझिए, अब मेरी बात समझो, इधर कहानी थोड़ा जुड़ा हुआ है, लिखो मत अभी। देखो इधर सुनो भाई, इधर सुनो बढ़िया से। अब क्या हो गया जानते हो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, और बहुत सारे व्यापारिक अधिकार का मतलब एकाधिकार जो था, ठीक, मतलब एक को ये एकाधिकार नहीं दिया जाएगा कि तुम यह व्यापार नहीं करोगे और कोई कर सकता है। तो क्या किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो इधर समाप्त हो गई, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो है भारतीयों पर शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए खर्च किया। ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है, शिक्षा हेतु क्या किया गया भारत में? वाह गजब, शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए जो है खर्च किया भारत में। समझ में आया कि नहीं? अब देखना, वहां से व्यापारी तो आ रहे थे, वहां ब्रिटेन से व्यापारी तो आ रहे थे भारत में व्यापार करने में, किंतु जानते हो उस समय जो है ब्रिटेन में जो है ईसाई धर्म बहुत जो है अपने चरम पर था। तो वहां के जो पादरी वगैरह थे, ईसाई के जो पादरी थे, उन्होंने कहा हमको भी अधिकार दीजिए भारत में आने का, हम भी चाहते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए, पूरी दुनिया पर ईसाई राज करें। तो क्या किया गया, इसी एक्ट के तहत ईसाइयों को कहा गया, ईसाई पादरियों को कहा कि आप भी भारत में आ सकते हैं। ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति, ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसी के तहत कहा गया कि ये जो इंजीनियर वगैरह है ब्रिटेन के, वो भी जा सकते हैं भारत में, इंजीनियरों को जो है इनको भी अनुमति प्रदान किया गया। अब समझना एक सबसे बड़ी कहानी है, एक सबसे बड़ी कहानी क्या है, देखो एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया, अब जो कंपनी है नहीं, कंपनी कह रही है आपने हमारा एकाधिकार तो समाप्ति कर दिया, हमको प्रॉफिट क्या होगा? तो क्या कहा गया, कहा गया देखो जो कंपनी है, कंपनी के जो शेयर धारक है नहीं, उनको क्या किया जाएगा, 10.5%। क्या होगा? 10.5% उनको जो है हर वर्ष प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बात समझे कि नहीं? 10.5% प्रॉफिट की बात हो रही है। ये पॉइंट समझ में आया? ये है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। क्या हमने पढ़ा? कुछ नहीं भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, चीन चाय वही अफीम वाला बचा था, ठीक। फिर उसके बाद क्या, फर्स्ट टाइम शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया। फिर उसके बाद क्या था, ईसाइयों को क्या भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने हेतु अनुमति दिया गया, इंजीनियरों को अनुमति दिया गया। फिर उसके बाद क्या, जो ये व्यापारी वगैरह थे, जो कंपनी के व्यापारी वगैरह थे, जो कंपनी बनाए थे, उनको कहा गया आपको जो है 10.5% लाभ वगैरह दिया जाएगा, आप घबराइए मत, ठीक है। इतना पॉइंट कहा गया था। आइए इसको थोड़ा सा पीपीटी में देखने का प्रयास करते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम देखिए, हमने तो आपको पहले इसको बता दिया, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों हेतु बढ़ा दिया गया। हमने आपको बताया था ना 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833 में आएगा, तो 20 वर्षों हेतु बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया। क्या किया गया, मोनोपोली को छीन लिया गया। बट उसे चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ किसका व्यापार होता था? अफीम का। और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों हेतु एकाधिकार प्रोवाइड कर दिया गया। फिर उसके बाद सभी ब्रिटिश नागरिकों हेतु
भारत के साथ व्यापार के दरवाजे ओपन कर दिए गए। फिर हमने क्या बताया, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, बट इसके बाद क्या हो गया, भारत आने की सुविधा प्राप्त हो गई इनको। बात समझे कि नहीं, यही पॉइंट इतना बताए हैं, ये सारी चीजें समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ ठीक है, ये था आपका 1813 का चार्टर एक्ट। अब हम बात करेंगे किसका, 1833 का चार्टर एक्ट। ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं 1833 का तृतीय चार्टर एक्ट। ये 20-20 वर्षों पर आया था, ये बातें हमने आपको बता दिया था, ठीक। 1833 का तृतीय चार्टर एक्ट, देखिए इसकी बातें करेंगे, ये थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी छापने पर ध्यान मत देना आप लोग, ठीक है। जितने भी लोग इधर बैठे हैं छापने पर ध्यान नहीं देंगे, सब मेरी तरफ ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना, मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे, ये समझना है। तो देखो भाई, इसमें कहानी कुछ और है। जानते हैं क्या किया गया, व्यापारिक अधिकार को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार नहीं था, व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। फर्स्ट पॉइंट, व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, फर्स्ट पॉइंट इतना दिमाग में रखना। बट जानते हैं प्रशासनिक अधिकार जो था, राजनीति वाला प्रशासनिक अधिकार को 20 वर्षों हेतु बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों हेतु, 20 वर्षों हेतु बढ़ा दिया गया, ठीक, ये बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं पे क्या किया गया, कंपनी का वित्तीय, विधायी, वित्तीय समझते हो, पैसे से रिलेटेड, विधायी समझते हो, विधायिका से संबंधित जो विधि बनाती है, और वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण समझते हैं, नहीं समझते होंगे शायद, थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। यहीं पर क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। मतलब कहा गया कि देखो एक सेंटर पॉइंट होगा, एक क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। सारी चीजें जो है, वित्त अगर जाएगा तो यही सेंटर पॉइंट जाएगा, कोई एक तरीके से नियम कानून बनेगा यही सब कुछ पास होगा बढ़िया से, प्रशासन में कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा तो यहीं से लिया जाएगा। समझ में आया नहीं, केंद्रीकरण कर दिया गया उसका, ठीक। ये बातें समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट पॉइंट यही समझना है, एक पॉइंट और है यहाँ पर जो आपको जानना ही चाहिए। जानते हैं जो बंगाल का गवर्नर था, नहीं, जो बंगाल का गवर्नर था, देखिए इधर, अभी रुके रहिए भाई, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर के पास क्या किया गया, शक्ति दिया गया। कौन सी शक्ति, बंगाल का गवर्नर जो था उसको उसको कहा गया आप पूरे भारत के लिए कानून बना सकते हैं, पूरे भारत हेतु कानून बना सकते हैं। कानून बनाने की शक्ति प्रोवाइड की गई, कानून बनाने की शक्ति प्रोवाइड की गई। कानून बनाने की शक्ति, ये चीज दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझना, जो बंबई और मद्रास था, नहीं, बंबई और मद्रास के गवर्नरों के कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई, कानून बनाने की शक्ति
की शक्ति समाप्त कर दी गई। ये चीज दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। हमने क्या बताया, देखो भाई, हमने आपको अभी बताया जो बंगाल का गवर्नर है नहीं, जो यहाँ का गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर है नहीं, उसे का पॉइंट, हाँ, जो बंगाल का गवर्नर है नहीं, उसे यह अधिकार दिया गया कि आप पूरे भारत हेतु क्या कर सकते हो, कानून व्यवस्था बना सकते हो। आप पूरे भारत हेतु कानून बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई नहीं? कानून बनाने का राइट दिया गया। ठीक, कहा गया आप पूरे भारत हेतु कानून बना सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या पावर दिया गया, इसको ये पावर दिया गया कि बिना आपसे पूछे टैक्स किसी से वसूला नहीं जा सकता है, और बिना आपसे पूछे कहीं पर टैक्स माफ नहीं किया जा सकता है। ठीक, बात समझे कि नहीं? और एक पॉइंट और किया गया, कहा गया कि देखो भाई, ये जो मद्रास और ये बंबई के जो गवर्नर हैं, ये जो कभी भी कानून बना सकते थे, इनके कानून बनाने की शक्ति क्या किया गया, कानून बनाने की शक्ति जो है समाप्त कर दिया गया। कानून बनाने की शक्ति जो है वो समाप्त कर दिया गया। ठीक, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। बात समझ में आ गई नहीं? यस। कुछ नहीं हमने बताया, हमने भी 2-3 पॉइंट बताया, उसको आपको दिमाग में रखना है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी नहीं, उसका व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, जबकि प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों हेतु बढ़ा दिया गया। ये पॉइंट हमने बता रखा है। फिर हमने क्या बताया है, हमने आपको बताया है कि जो कंपनी है नहीं, कंपनी कंपनी का वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण किया गया। क्या केंद्रीकरण, अर्थात पूरा पावर एक जगह हो गया, जो भी चीजें जाएगा यहीं से बढ़ करके जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया, हमने बताया जो बंगाल का गवर्नर नहीं था, उसे यह अधिकार दिया गया कि तुम पूरे भारत हेतु कानून व्यवस्था जो है बना सकते हो। उस समय भारत और बड़ा था। ठीक, तुम पूरे भारत हेतु कानून बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, और क्या कहा गया, कहा गया कि टैक्स लगाया जाएगा कि टैक्स समाप्त किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? गवर्नर के ऊपर। बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, और क्या किया गया, कहा गया जो बंबई और ये जो मद्रास के गवर्नर है नहीं, इनके कानून बनाने की शक्ति क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। समझे कि नहीं? एक पॉइंट और समझना, अब यही एक्ट था जब, जानते हो, जब, इसको अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही एक्ट था जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या? बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा गया, भैया जो बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं है, अब इनको बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। बात समझ में आ गई नहीं? जैसे हमने आपको बताया था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक वैसे ही पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम, तो वो था विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये चीजें दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा होगा। ठीक, पूछा होगा नहीं, पूछा है, समझ रहे हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक, कोई दिक्कत इसमें? एक पॉइंट और समझना है, शायद ये पॉइंट तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आपको याद है जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, उसकी संख्या टोटल कितनी कर दी गई थी 1784 में? 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। बट जानते हो इस एक्ट के तहत क्या कहा गया, कहा गया भाई देखो, जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, कार्यकारी परिषद में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया, एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। बट जो एक सदस्य बढ़ाया नहीं गया वो अस्थायी रहेगा, उसको कब हटा दिया जाए कोई भरोसा नहीं है। एक सदस्य को बढ़ा दिया गया, ठीक, बट वो जो एक सदस्य था वो क्या रहेगा, अस्थायी रहेगा, उसको कब हटा दिया जाए कोई भरोसा नहीं रहेगा। बात समझे नहीं?
और जानते हैं इस सदस्य को क्यों इनवाइट किया गया था, क्यों रखा गया था? विधि व्यवस्था को बनाने हेतु, विधि व्यवस्था को मजबूत करने हेतु, विधि व्यवस्था को मजबूत करने हेतु। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है, विधि व्यवस्था को मजबूत करने हेतु। ठीक, बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो सदस्य था इसका नाम क्या था पूछता है, बहुत ज्यादा आप सुने होंगे, लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले। इसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? ये पॉइंट भी आपका हो गया है। कुछ पॉइंट और किया गया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो भाई, इधर देखो, जैसे क्या किया गया, कहा गया, देखो भारत के लोगों के साथ नौकरी में या जॉब में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके पहले जानते हो भेदभाव करते थे कि धर्म कौन सा है, वंश कौन सा है, जाति कौन सा है, लिंग कौन सा है, इसके आधार पर जानते हो नौकरी में भेदभाव करते थे। बट क्या अब कह दिया गया कि अब जो है भारतीयों के साथ नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, या धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। ये हम नहीं सोचेंगे कि ब्रिटेन का है, मेरे देश का है, तभी हम नौकरी देंगे, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको सबको नौकरी देना है, जो जिसके योग्य है आपको उसको नौकरी वैसे देना है। बात समझ में आ गई नहीं? यही वो एक्ट था जिस एक्ट के तहत जानते हैं क्या हुआ? इसी एक्ट के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किसे? दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। एक्ट यही था, बट जानते समाप्त कब किया गया? समाप्त किया गया 1843 में। बात समझ में आ गई? कब किया गया? 1843 में। एक्ट यही था, इसी एक्ट के तहत 1843 में जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखना, एक पॉइंट और आपका आ जाता है। जानते हैं, अच्छा अंग्रेजों के पहले किसकी सरकार चल रही थी? मुगल सरकार चल रही थी, पता है आपको? पूरे भारत में राज कौन कर रहा था? मुगल सत्ती कर रही थी। इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? इनकी भाषा थी फारसी, फारसी थी इनकी भाषा। बट जानते हैं, अच्छा फारसी में एक्ट को नियामक कहते हैं। क्या? नियामक। बट अंग्रेजों ने क्या किया, कहा गया देखो अब हम जो है नियामक नहीं कहेंगे, अब हर कोई क्या कहेगा? अब हर कोई कहेगा एक्ट कहेगा। क्या कहेगा? एक्ट कहेगा, कोई भी नियामक नहीं कहेगा। बात समझ में आ गई? ये बातें शायद आपको समझ में आ गया होगा, जो जो पॉइंट हमने आपको बताया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार जो है क्विक रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीजें हो गई आपकी। जैसे आपका जो है फर्स्ट पॉइंट इसमें है, व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया, है ना? अब कंपनी का कार्य क्या था? ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रहेगा, बताया था नहीं? प्रशासनिक अधिकार को कितने वर्षों हेतु बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों हेतु। फिर देखिए, हमने क्या बताया था? बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पॉइंट हमने बता रखा है ना? फिर हमने क्या बताया? बंबई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया या समाप्त कर दिया गया? वापस ले लिया गया। नेक्स्ट हमने बताया क्या? एक विधि सदस्य बनाया गया, चौथे कार्यकारी सदस्य के रूप में, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में। किसके रूप में? विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। कौन थे चौथे सदस्य? लॉर्ड मैकाले, याद है ना? अभी तुरंत पूरा पढ़ाया है। नेक्स्ट हमने बताया था इसी के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, अर्थात दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया था? 1843 में इसका उन्मूलन, इरेडिकेट हो गया था ये।
फिर हमने क्या बताया, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, धारा 87 के तहत था कि किसी भी भारतीय को नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। ये मत कहना कि ये किस धर्म का है, ये किस जगह का है, ये किस वंश का है, किस रंग का है। ऐसा मत सोचना कि भाई तुम काले हो तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक, तुम ब्रिटेन के हो तुमको नौकरी मिलेगा, तुम भारत के हो तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा मत करना। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश हेतु एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। मैंने क्या बताया था, कहाँ टैक्स लगाया जाना है, कहाँ पर समाप्त करना है, ठीक, और पूरा का पूरा विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया था, गवर्नर जनरल को। और हमने क्या बताया, बंबई और मद्रास का एक अधिकार जो है, बंबई और मद्रास का कानून बनाने की शक्ति जो है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, एक अधिकार नहीं। नेक्स्ट, हमने क्या बताया, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य हेतु विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, मैकाले साहब के अध्यक्षता में। हमने ये पॉइंट आपको पढ़ा रखा है, ठीक। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ये पॉइंट समझ में आया। तो ये रहा आपका 1833 का एक्ट। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। किसकी बात करेंगे, 1853 का चार्टर एक्ट। तो हेडिंग अपना है 1853 का चार्टर एक्ट। देखो भाई, ये एक्ट जो है पूरा का पूरा 1833 के एक्ट से रिलेटेड है। किससे संबंधित है, 1833 के एक्ट से, जो अभी हमने पढ़ा है, तुरंत जो हमने अभी पढ़ा है। देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है, आपको पता है 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें चौथा सदस्य ऐड किया गया था। चौथा सदस्य कौन था, लॉर्ड मैकाले था, है ना। कौन सा अध्यक्ष था, ये विधि अध्यक्ष था, ठीक। वो अस्थायी था। कैसा था, अस्थायी। बट इस एक्ट के तहत क्या किया गया, उसे स्थायी कर दिया गया। क्या किया गया, उसे अस्थायी से कर दिया गया, उसे स्थायी। फर्स्ट पॉइंट ये समझना है, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में जो चौथा सदस्य था उसको अस्थायी से स्थायी कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके कार्यों को बांट दिया गया। उसके कार्यों को बांट दिया गया, दो भागों में बांटा गया। एक का नाम था विधायी, जो विधि से रिलेटेड कार्यों को देखती थी। दूसरा था प्रशासनिक, जो प्रशासन करती थी। विधायी जो विधि बनाने का काम करती थी, विधि से रिलेटेड कार्यों को देखती थी। प्रशासनिक जो प्रशासन को चलाती थी। क्या किया गया, ये जो विधायी परिषद है नहीं, इसमें 6 सदस्यों को और जोड़ा गया। किसमें, विधायी परिषद में 6 सदस्यों को और ऐड किया गया, जोड़ा गया। और ये जो 6 सदस्य हैं नहीं, इसने एक छोटी संसद के रूप में काम किया। किसने किया, विधायी परिषद ने छोटी संसद के रूप में इसने कार्य किया, छोटी संसद के रूप में कार्य किया, ठीक है। ये बात समझ में आया, कुछ नहीं है इसमें। गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसका जो कार्य है उसको दो भागों में बांट दिया गया, एक विधायी और दूसरा प्रशासनिक। विधायी का काम क्या था, विधि बनाना। प्रशासन का काम क्या था, प्रशासनिक का काम क्या था, प्रशासन से रिलेटेड कार्यों को करना, ठीक है। अच्छा, विधायी जो था उसमें टोटल 6 सदस्यों को और ऐड कर दिया गया, और जिसने जो है एक छोटी संसद के रूप में कार्य किया, ठीक है। ये अपना हो गया पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, आपको पता है कि 1833 के जो एक्ट है, हमने वहां पर ये बताया था, नौकरी से रिलेटेड बातें याद है ना। हमने बताया था कि कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे,
नौकरी देते समय कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, याद है ना। बट वो बातें जो है किताबों में ही रह गई, मतलब 1833 में भले कहा गया बट वो बातें जो है आगे बढ़ी नहीं, लागू नहीं हो पाया, भेदभाव होता रहा कंटिन्यू। बट 1853 का जो चार्टर एक्ट है नहीं, यहाँ पर एक तरीके से वार्निंग दिया गया, कहा गया भाई साहब अगर आप नौकरी देते समय धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अगर आपने भेदभाव किया तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चीज दिमाग में आपको रखना है, समझे कि नहीं। ठीक, तो क्या कहा गया, कहा गया नौकरी देते समय कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव किस आधार पर, हाँ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। एक पॉइंट यहाँ पर और देखना है, कहा गया जो भी नौकरी वगैरह दिया नहीं जाएगा वो पूरा एक तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी दिया जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी दिया जाएगा, ये पॉइंट वहां पर कहा गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने टोटल 3 पॉइंट पढ़ा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और तो 3 पॉइंट है बट हम कोशिश करेंगे जो मेन पॉइंट है वही पढ़ना है हमें। एक पॉइंट और है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है नहीं, उसकी सदस्य संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। 24 से 18 कर दिया गया, 24 से 18 कर दिया गया। कोई दिक्कत इसमें, इसमें दिक्कत तो नहीं होगा। और बंगाल के लिए एक अलग से जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। क्या किया गया, बंगाल हेतु एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई, ये पॉइंट हमें समझना है। ओके, ये सब चीजें समझ में आए आपको। यस सर। आइए थोड़ा इसको पीपीटी से समझते हैं कि पीपीटी में क्या दिया गया है। देखिए 1853 एडी का चार्टर अधिनियम यहां पर दिया हुआ है। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के इंपॉर्टेंट पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले कमेटी की नियुक्ति की गई। हमने वही बताया है कि नौकरी देते समय जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और क्या, और हमने ये बताया जो चौथा सदस्य था, नहीं चौथा सदस्य कौन था, मैकाले था, वो क्या किया गया, स्थायी कर दिया गया, याद है नहीं। और हमने क्या बताया, जो नौकरी दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी दिया जाएगा। अर्थात जो पढ़ने में तेज होगा, जो हर चीज में आगे होगा वही नौकरी पाएगा, हर कोई नौकरी नहीं पाएगा, समझे कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। यही पॉइंट अभी हमने पढ़ा, जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके विधायी मतलब उसके कार्यों को विधायी और प्रशासनिक में बांट दिया गया। और हमने क्या बताया, जो विधायी परिषद है इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद या विधान पार्षद कहा गया। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ओके, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, जहां से हम स्टार्ट करेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।